हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हकीम अजमल खान एक भारतीय चिकित्सक, राष्ट्रवादी राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान किया। पैराग्राफ। वे एक राष्ट्रवादी नेता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अजमल खान ने स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने देश के पहले सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और सन 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी उन्होंने की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले वे 5वें मुस्लिम थे। राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। हकीम अजमल खान जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। सन 1920 से लेकर सन 1927 तक वे इसके कुलाधिपति रहे। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के भी अध्यक्ष बने। विराम। पैराग्राफ। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में हुआ। उनका ताल्लुक हकीमों के उस खानदान के साथ था जो प्रथम मुगल सुल्तान बाबर के साथ भारत आए थे। उनके परिवार वाले कुशल यूनानी चिकित्सक थे और भारत में आगमन के बाद इसी कार्य में लिप्त थे। उस समय वे दिल्ली के राय के नाम से मशहूर थे। हकीम अजमल खान के दादा हकीम शरीफ खान मुगल सुल्तान शाह आलम के चिकित्सक थे और यूनानी चिकित्सा की शिक्षा के लिए उन्होंने एक अस्पताल विद्यालय खोला था। पैराग्राफ। बचपन में अजमल खान ने कुरान को कंठस्थ कर लिया था और इसके साथ साथ परंपरागत इस्लामी ज्ञान भी अर्जित किया। पैराग्राफ। उन्होंने अरबी और फारसी भी सीखा और फिर उसके बाद अपना सारा ध्यान अपने वरिष्ठ रिश्तेदारों के देखरेख में यूनानी चिकित्सा सीखने में लगा दिया। उन्होंने यूनानी चिकित्सा दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील के देखरेख में सीखी। पैराग्राफ। सन 1892 में यूनानी चिकित्सा की शिक्षा पूरी करने के बाद वे रामपुर के नवाब का मुख्य चिकित्सक बन गए। धीरे धीरे वे मशहूर होते गए और ऐसा माना जाने लगा कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जो जादुई ढंग से लोगों का रोग ठीक कर देती है।
ऐसा कहा जाता है कि उन्हें चिकित्सा का इतना ज्ञान था कि वे सिर्फ मरीज की सूरत देखकर ये बता सकते थे कि उसे क्या बीमारी है। दिल्ली में अगर उनके पास कोई इलाज के लिए आता था तो वे उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त करते थे, पर दिल्ली से बाहर जाने के लिए वे हर दिन का 1000 रुपया लेते थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। इससे उनकी काबिलियत का पता चलता है। विराम समाप्त।